बेसिकली जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तो ये पॉइंट इंडस्ट्री ने पुट करा था कि कैपिटल गुड का जो इनपुट होगा, वो कैसे मिलेगा? एपलेट ट्राइब्यूनल कब आ रहा है सर? एसी भी 28% पे है, तो जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ एसी लग्जरी कैसे हो सकता है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। बहुत चीज़ों पे बात तो चली कि रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई और उसके बाद नोटिफिकेशन आए तो कुछ नहीं निकला। एनी पर्सन मीन्स 140 करोड़ लोगों में से किसी को भी जीएसटी में सम्मान आ सकता है। रास्ते में जो आपको पकड़ रहा है जीएसटी ऑफिसर, वो सिर्फ इतना देख सकता है कि जो इनवॉइस के ऊपर माल लिखा है, क्या वो माल एग्जैक्टली ट्रक में है या नहीं है। जो रेस्टोरेंट में खाना खाने का जो रेट है वो 18% से जी हमने 5 कर दिया। 18 से 12 करने की इन्होंने अनाउंसमेंट की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, वो नोटिफिकेशन ही कभी नहीं आई। और टीवी पे तो भी मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं कि जी हम इसको 12 करने जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो 12 कभी हुआ ही नहीं, नोटिफिकेशन कभी आई नहीं। बहुत इस बात का शोर मचा है कि देखो जी 5% कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी क्या थी कि उसके पीछे आईटीसी को ब्लॉक कर दिया। अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर कहाँ इम्पैक्ट है? ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, पूरा डाटा भी आया नहीं है। मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ का बजट दिया, 22 से 23 लाख करोड़ हर साल जीएसटी का आता है। उसमें से मोदी सरकार कह रही है कि हम 50,000 करोड़ फॉरगो करने के लिए रेडी है। तो एक 20 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर 8 लाख रुपए जीएसटी है, तो 8 लाख रुपए का अगर वो इनपुट ले लेगा तो उसको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अगर मैंने कोई ऑटोमोबाइल लेट्स से 50 लाख रुपए का आज परचेज किया, वो शोरूम से बाहर आते ही 40 का हो गया, और अगर गलती से मैं साल बाद उसको बेच रहा हूँ ना, मुझे उसके 20 या 25 लाख मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। और ये दे रहे हैं 20% की डेप्रिसिएशन पूरे साल में। नंबर सस्पेंड करना मींस पूरे बिजनेस को क्वेश्चन कर देना होता है। बट अगर मेरे को नोटिस आया तो मेरी वन ऑफ द ट्रांजैक्शन क्वेश्चन हुई, दैट डज नॉट मीन मेरा पूरा बिजनेस को क्वेश्चन कर दिया जाए। दैट इज हरासमेंट, और वो हरासमेंट करी इसलिए जाती है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, ऑफिसर्स को पता है कि नोटिस का तो वो जवाब दे देगा, बट अगर उसको बुलाना है अपने पास और उसके हाथ पैर बांधने हैं, उसको गला दबाना है, तो उसका नंबर सस्पेंड कर दो। आजकल इतना इशूज फेस हो रहे हैं जीएसटी नंबर में, 2-2 महीने हो जाते हैं, आपका जीएसटी नंबर ही नहीं आता। हे देयर, वेलकम टू बाइक एप्स। माय नेम इज सीए अंगद पाल सिंह, और आज एक टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहते हैं देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टेन इन दिस लाइफ, डेथ एंड टैक्सेस। टैक्सेस इस देश में दो तरह के हैं मेजरली। जो हम बिजनेसेस की बात करें, क्योंकि हम बाइक एप्स में सिर्फ बिजनेसेस की बात करते हैं, तो उसमें दो तरह के मेजर टैक्स हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। जीएसटी जिसकी फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, बट कई लोग इसको गब्बर सिंह टैक्स भी कह देते हैं, या कई लोग जीएसटी की फुल फॉर्म को गलती सारी तुम्हारी भी कह देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है जीएसटी के अंदर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक इश्यूज क्रिएट हुए हैं। जीएसटी 2017 में जब आया था तो वन नेशन वन टैक्स का नारा था, लेकिन आज जीएसटी में ही सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी भी है, यूटीजीएसटी है, और उसके बाद कॉम्पनसेशन सेस भी है। वन नेशन वन टैक्स के साथ फ्री फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट की बात हुई थी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि फ्री फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट नहीं हुआ है। पहले सर्विस टैक्स का क्रेडिट हमें वैट में नहीं मिलता था, सीएसटी का क्रेडिट कहीं मिलता ही नहीं था, इंटरस्टेट क्रेडिट लेने में बहुत तकलीफ आती थी, तो सी फॉर्म्स, एफ फॉर्म्स, इन चीज़ों से छुटकारा मिला, नो डाउट। लेकिन फिर भी आज हम फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं कहेंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि अगर आप किसी दूसरी स्टेट में होटल सर्विसेज या कॉन्फ्रेंस सर्विसेज ले रहे हो, तो वहाँ का जो सीजीएसटी, एसजीएसटी का इन्वॉइस है, उसका इनपुट क्रेडिट आपको अपनी स्टेट में नहीं मिलता। तो इस तरह के बहुत सारे अभी भी जीएसटी के अंदर फ्लॉज हैं। तो जीएसटी के मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त और मेरे छोटे भाई सीए एडवोकेट वर्दीप सिंह, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं जीएसटी मैटर्स में, और जब से जीएसटी आया है तब से ही जीएसटी के मैटर्स को डील कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल मैटर्स को डील करते हैं, जीएसटी पे एडवाइस देते हैं बहुत सारी फोरम्स पे, जैसे कि एनआईआरसी ऑफ आईसीआई, इवन डिपार्टमेंट में भी एज अ स्पीकर बहुत बार बुलाए जाते हैं और बहुत अच्छी अप्रिसिएशन इन्हें मिलती है। तो आज ये हमारे साथ हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे कि जीएसटी के ऊपर बहुत सारे ऐसे कंटेंशियस इश्यूज हैं जिससे एक आम बिजनेसमैन को या तो प्रॉब्लम होती है या नुकसान होता है। तो उन चीज़ों की क्या सोल्यूशन है, गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है, क्या उनके सॉल्यूशंस गवर्नमेंट को सोचने चाहिए, और एज अ बिजनेस पर्सन आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप जीएसटी की इन प्रॉब्लम से थोड़ा सा सेफ रहें। तो चलिए बात करते हैं वर्दीप जी से। तो वर्दीप जी, आज आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी के कुछ ऐसे कंटेंशियस इश्यूज जो एक आम आदमी को अफेक्ट करते हैं, और उनके क्या सॉल्यूशंस गवर्नमेंट के थ्रू दिए जा सकते हैं, या एक आम बिजनेसमैन भी क्या ऐसे मेजर्स ले सकता है जिससे वो इन कंटेंशियस इश्यूज से बच के रहे और उसको तकलीफ कम से कम हो। लेकिन उससे पहले एक बात करूंगा, जो अभी मोदी जी ने 15 अगस्त को एक स्पीच दी थी और बोला था कि दिवाली गिफ्ट देने जा रहा हूँ जीएसटी रिफॉर्म्स की फॉर्म में। वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कीजिए। अभी तो देखो, दिवाली गिफ्ट जो मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला था कि जीएसटी के थ्रू मैं देने जा रहा हूँ,
नथिंग इज सर्टेन, अभी कुछ भी इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, बट बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशंस और बेस्ड ऑन सम इनसाइड इंफॉर्मेशन, एक चीज सर्टेन है, वो ये है कि इनको सिर्फ 2 टैक्स रेट्स चाहिए अब जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में मल्टीपल स्लैब रेट्स है। 0% है, 0.25% है, 3% है, 5% है, 12 है, 18 है, 28% है, और उसके बाद सेस भी आ जाता है। तो अभी इन्होंने क्या इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करी है, वो ये है कि ये चाहते हैं कि सिर्फ 2 स्लैब रेट्स हो, 5% और 18%, और सिन गुड्स के ऊपर 40% टैक्स रेट हो। सिन गुड्स का मेरे कहने का मतलब इन्होंने डाला है टबैको, अल्कोहल तो जीएसटी के परव्यू से ही बाहर है, सिगरेट्स, फिर उसके बाद लग्जरी आपकी कार्स, उनको BMW, ऑडी, मर्सिडीज। बिल्कुल, तो इसको इन्होंने सिन गुड्स कैटेगरी में डाला है, तो वो 40% रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दे वांट ओनली 2 स्लैब्स, 5% एंड 18%। जो नेसेसिटी की आइटम्स है, जो आपकी यूजफुल आइटम्स है, वो सब कुछ 5 में आ जाएगा, और 18% पे बाकी सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपने अभी बात कही सिन गुड्स। ठीक है, लग्जरी कार्स के ऊपर जीएसटी लगाना, हायर जीएसटी लगाना एक ठीक है, सही बात भी है। जैसे टोबैको, जिन जिन प्रोडक्ट्स को हमें डीमोटिवेट करना है उनके ऊपर हायर जीएसटी लगाना है, या कोल्ड ड्रिंक के ऊपर हायर जीएसटी लगाना है सेस के साथ, बहुत अच्छी बात है। सीमेंट के ऊपर 28% जीएसटी होने का क्या लॉजिक है? मतलब एक तरफ हम बात करते हैं कि हम देश में अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जगह प्रधानमंत्री आवास योजना, इन चीज़ों की बात होती है। तो सीमेंट तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर 28% जीएसटी होना, सिन गुड्स कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सिर्फ सीमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल आपका एसी के ऊपर भी है। एसी भी 28% पे है। जहाँ इस कंट्री में हम रह रहे हैं, यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ एसी लग्जरी कैसे हो सकता है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने जब सेटअप करा जीएसटी का, इन्होंने सोचा ये लग्जरी है। तो गवर्नमेंट की नजर में कंस्ट्रक्शन एक लग्जरी है, तो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इन्होंने 28% लगाया था। तो ये भी चीज पेंडिंग है, इसको भी अब इनको 18 करने जा रहे हैं दिवाली पे, तो मोस्ट प्रोबेबली एसी पे भी, सीमेंट पे भी 18% हो जाएगा दिवाली से। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हाँ अगर जी। ऐसा कुछ हो जाएगा तो। एपलेट ट्राइब्यूनल कब आ रहा है सर? इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। सर, जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल मोस्ट एक्सपेक्टेड है 1 जनवरी 2026 से फंक्शनल हो जाएगा। ऑलरेडी 8 साढ़े 8 साल बाद जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल हमें दिखेगा। मैं ये सर्टेनिटी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोकेशंस काफ़ी डिफाइन हो चुकी है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मेंबर्स भी अपॉइंट कर दिया, जो बेंचेस है, जो हमारे जजेस होंगे ट्राइब्यूनल के, वो भी अपॉइंट हो चुके हैं। तो अब थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी रहती है, और मेजर चीज़ रहती है जो स्टाफ है उसकी अपॉइंटमेंट रहती है। तो दैट इज़ आई गेस 2 मंथ प्रोसेस, एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल फ्रॉम 1 जनवरी 2026, एंड उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि लोगों को राहत मिलेगी बेस्ड इनकम टैक्स को। अगर मैं बेस लेके चलूँ कि इनकम टैक्स में भी एंड में रिलीफ अगर मिलती है, तो इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल में जाके जी। मिलती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि गवर्नमेंट तो जो अपील्स है आपकी, डिपार्टमेंट अपील्स है, दैट इज रेवेन्यू वाइज ओनली। उनका माइंडसेट सिर्फ ये है कि सरकार को ही मैक्सिमम रेवेन्यू मिलना चाहिए। दे ट्रीट एवरी फाइल एज सेम, तो वो कोई डिस्टिंग्विश नहीं करती। तो जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल से कॉमन पब्लिक को असली राहत मिलेगी, एंड आई थिंक दैट शुड बी द परफेक्ट दिवाली गिफ्ट फॉर द पीपल। हाँ, बस इसी के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हो तो आपके ऊपर चालान है, लेकिन अगर रेड लाइट खराब है तो सरकार के ऊपर कोई चालान नहीं है। तो ठीक है ना, अगर मैंने जीएसटी लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया तो मेरे ऊपर तो पेनल्टीज़ हैं, लेकिन इतने सालों में एक बेसिक फैसिलिटी जो एपलेट ट्राइब्यूनल है गवर्नमेंट हमें नहीं दे पाई, तो इस बात की गवर्नमेंट के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। बहरहाल ठीक है, लेट्स होप कि जैसे आप कह रहे हैं कि जीएसटी ट्राइब्यूनल जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए, और जो असेसीज हैं उनको, टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ जो है वो ट्राइब्यूनल लेवल पे मिलना शुरू हो। अच्छा, अब एक चीज़ और जानना चाहूँगा। ठीक है, आप कह रहे हो बातें चल रही हैं, स्पेकुलेशंस है, सब कुछ है कि रिफॉर्म्स आएँगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ़ होती हैं, स्पेकुलेशंस में होती हैं, बट जब रियलिटी आती है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग आती है और उसके बाद नोटिफ़िकेशंस आती हैं, तो रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर इन्होंने कहा था कि जीएसटी रेट कम कर देंगे।
कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। क्या ये भी लग रहा है आपको इस बार कार्ड्स पे रहेगा? मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस एक सर्टेन अमाउंट के नीचे दे आर कंसिडरिंग, जैसे आपका अगर सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है तो 5 लाख से नीचे पे ये करेंगे, 5 लाख से ऊपर पे नहीं करेंगे। एक ब्रैकेट आ जाएगा कि आप अगर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका 5%, अदरवाइज 18%। अच्छा ठीक है, आपने बताया कि ये सब रिफॉर्म्स आएंगे, पर पास में भी ऐसा हुआ है कि बहुत चीज़ों पे बात तो चली कि रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई और उसके बाद नोटिफिकेशन आए तो कुछ नहीं निकला। जैसे कि बात हुई थी कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी रेट्स कम कर देंगे, ठीक है, अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ उसका। उसके बाद जीएसटी काउंसिल मीटिंग भी हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार ये भी सिर्फ एक जस्ट कहने की बातें हैं या एक पॉलिटिकल स्पीच है बस कि हम रिफॉर्म कर देंगे? देखो सर, रेट चेंजेस की अगर बात करें तो इस बार बहुत सर्टेन है कि रेट चेंजेस कम होंगे। दिवाली पे वी विल रिसीव अ नोटिफिकेशन कि रेट चेंजेस होंगे। रही बात हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस का भी बहुत एक्सपेक्टेड है। बस हेल्थ इंश्योरेंस में कैच ये है कि 5 लाख तक का या 10 लाख तक का सम इंश्योर्ड पे 5% ये कर देंगे जीएसटी, और उसके ऊपर होगा तो 18% जीएसटी रहेगा। सिमिलरली जैसे जूतों के केस में होता है कि 1000 रुपये से नीचे का जूता आप खरीदते हो तो अलग रेट है, 12% रेट है, ऊपर खरीदते हो तो 18% रेट है, तो उसको भी 5 कर देंगे 12 से। तो ये बेसिकली सोच क्या है गवर्नमेंट की कि अगर बेसिक नेसेसिटी है, अगर ये बेसिक चीज है लिविंग के लिए तो 5% लाया जाए, अदरवाइज 18% कर दिया जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत एक्सपेक्टेड है कि 18% से 5% हो जाएगा अंडर 5 लाख रुपीज सम इंश्योर्ड। ठीक है जी। तो ये तो बात हुई रिफॉर्म्स की, जो अभी रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं, एंड लेट्स एक्सपेक्ट कि जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार जीएसटी रेट कट्स आएंगे। लेकिन क्या ये जीएसटी रेट कट्स होने के बाद कंज्यूमर पे इम्पैक्ट आएगा? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको इसलिए एक बार बताता हूँ कि 2018 में इन्होंने कहा था कि जो रेस्टोरेंट में खाना खाने का जो रेट है वो 18% से जी हमने 5 कर दिया। पहले इन्होंने 18 से 12 करने की, अब 18 से 12 करने की इन्होंने अनाउंसमेंट की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, वो नोटिफिकेशन ही कभी नहीं आई। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हम बड़े परेशान रहे क्योंकि हमारे जो रेस्टोरेंट रन करने वाले क्लाइंट्स हैं वो नोटिफिकेशन तो देखते नहीं, वो तो टीवी देखते हैं, और टीवी पे तो भी मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं कि जी हम इसको 12 करने जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो 12 कभी हुआ ही नहीं, नोटिफिकेशन कभी आई नहीं। उसके बाद जब इन्होंने किया तो सीधा 18 से 5 कर दिया। बहुत इस बात का शोर मचा है कि देखो जी 5% कर दिया, देखो जी ईटिंग आउट जस्ट बिकेम चीपर। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी क्या थी कि उसके पीछे आईटीसी को ब्लॉक कर दिया। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर कहाँ इम्पैक्ट आया? तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लग रहा है इस बार जीएसटी रेट कट्स जो होंगे उनका कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा? ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, पूरा डाटा भी आया नहीं है, बट मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ का बजट दिया है। अभी इस वक्त अगर आप देखें तो 22 से 23 लाख करोड़ हर साल जीएसटी का आता है। उसमें से मोदी सरकार कह रही है कि हम 50,000 करोड़ फॉरगो करने के लिए रेडी है, ये लोगों को अल्टीमेट बेनिफिट मिलना चाहिए। अब रही बात आप रेस्टोरेंट सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत एक रियल वाक्य है, ये मैं आपको बताता हूँ। डोमिनोज के साथ हुआ था। डोमिनोज पे गार्लिक ब्रेड लेने गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब वो गार्लिक ब्रेड लेने गए तो 118 रुपए की, 100 रुपये प्लस जीएसटी की वो लेते थे, 118 रुपए की, और रेट कट हुआ 5%, तब भी उनको 118 रुपए की पड़ रही थी। मतलब उसको उसने रेस्टोरेंट ने 118 को ही जो है वो ऐसे एडजस्ट कर दिया बेस प्राइस को कि टोटल 1180 बनेगा चाहे जीएसटी रेट कम हो गया। बिल्कुल, उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने टैक्सेबल वैल्यू 112 कर दी कि हमें तो अब गार्लिक ब्रेड 112 की पड़ती है, और उसके ऊपर 5 या 5.5 रुपए जीएसटी लगाया, और उन्होंने दी 118 की। तो उसने कंप्लेन करी, और उस कंप्लेन के बेसिस पे एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, एंटी प्रॉफिटरिंग एक कंसेप्ट है जीएसटी का जो कहता है कि रिडक्शन ऑफ जीएसटी रेट का बेनिफिट एंड कंज्यूमर को मिलना चाहिए, क्योंकि टैक्स एंड कंज्यूमर दे रहा है, आप नहीं, आपको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, तो एंड कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो एंड कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और जीएसटी में इसमें 44 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगा दी डोमिनोज के ऊपर। तो ये केस आज भी चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो पे करेंगे या नहीं करेंगे समथिंग डिफरेंट, बट गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द फैक्ट कि अगर रेट रिड्यूस हुआ है तो बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर 50,000 करोड़ रुपए का इन्होंने एलोकेशन करी है कि कॉमन पब्लिक को बंटना चाहिए, तो यस आई फील आई एम विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से रूल्स स्ट्रिक्ट कर सकती है, लॉ स्ट्रिक्ट कर सकती है जो उन्होंने कर रखे हैं,
तो पीपल आर वेरी स्केयर्ड ऑल्सो, वो पंगे लेना नहीं चाहेंगे एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटीज से। उनको पता है कि ये बहुत हार्श पेनल्टी भरनी पड़ती है। पीछे कपड़ों में भी हुआ था, पार्क एवेन्यू, रेमंड्स, इन सबको नोटिस आए थे, बड़े बड़े ब्रांड्स को, एंड सबने पेनल्टी भरी ऑन द फैक्ट कि आपका रिडक्शन ऑफ रेट पे बेनिफिट आपने एंड कंज्यूमर को नहीं दिया। तो अगर रेट रिड्यूस हुए, दैट इज वेरी सर्टेन कि बेनिफिट एंड कंज्यूमर को मिलेगा। चलो ठीक है, ये आपका एक पर्सपेक्टिव है। पहले तो एक तो मैं ये समझना चाहूंगा कि आप बार बार कहते हो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, तो ये जानना चाहेंगे किसके साथ बैठते हो, आप मोदी जी के साथ बैठते हो या निर्मला मैडम के साथ बैठते हो। बट चलो एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, लेकिन आपका व्यू है कि कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ जाहिर सी बात है एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे आपने खुद बताया कि डोमिनोज का केस आज तक चल रहा है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्या चीज़ें, ये चीज़ें ना लिटिगेशन में चली जाती हैं, और गवर्नमेंट के पास अभी इतनी मशीनरी भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक जीएसटी रेट कट था रेस्टोरेंट का। अब यहाँ पर इतने सारे अक्रॉस इंडस्ट्री रेट कट्स होंगे, हर इंडस्ट्री को उस लेवल पे एनालाइज करना कि क्या वो रेट्स ट्रांसफर हुए, क्योंकि रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट का रेट मोस्टली सेम रहता है, तो वो जब हल्का सा भी फ्लिकर होगा तो वहां पर वो पकड़ में आ सकता है। बट बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इंश्योरेंस को ही पकड़ लीजिए। एक्चुअल में अगर आपके पास इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, आप असर्टेन नहीं कर सकते कि सम एश्योर्ड इतना और एज इतना और ये जो भी उसके पैरामीटर्स है वो रख के कि आपका प्रीमियम क्या कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, उसके पीछे एक बहुत डिटेल्ड एक्चुरियल वैल्यूएशन निकल के आती है, जिसकी वजह से ये प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो अब उसमें लेट अस सपोज जीएसटी रेट रिड्यूस हो भी गया, तो ओवर द इयर्स व्हाट इज प्रिवेंटिंग द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम इंक्रीजिंग इट्स रेट? सो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर को कोई खास बेनिफिट मिलेगा इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ लिटिगेशन का जो बेनिफिट है वो हमेशा जस्टिस जो है इट इज विद द वेल्दी। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। खैर, आगे बढ़ते हैं। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करा कि रेट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, या फिर रिफॉर्म्स ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा लिटिगेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी एक रेट कट करा था तो पूरी इंडस्ट्री को नोटिस देना पड़ गया। अब तो कितने सारे सेक्टर्स में रेट कट होने जा रहे हैं या रेट इंक्रीज होने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये कैसे होगा? दैट इज वेरी राइटली सेड। गवर्नमेंट काम कर तो रही है, बट गवर्नमेंट इज वेरी स्लो। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, आप 8 साल बाद रिफॉर्म्स ला रहे हैं, 8 साल बाद आपको समझ आ रहा है कि स्लैब रेट्स बहुत ज्यादा है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन 2025। आपको 8 साल बाद समझ आ रहा है कि इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना और सिंप्लिसिटी कितनी जरूरी है। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। बट इसमें एक और कंसेप्ट ले आए हैं ये जीएसटी में। लॉ का कंसेप्ट है, वो कहता है एज इज वेयर इज बेसिस। अब इस कंसेप्ट का क्या मतलब है, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। आइसक्रीम इंडस्ट्री में पूरी इंडस्ट्री परेशान थी कि 5% लगना है जीएसटी या 18% जीएसटी लगना है। तो आधे लोगों ने 5% पे कराया, आधे लोगों ने 18% पे कराया। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दी 6 साल बाद जाके 2023 में कि इस पे तो 18% जीएसटी लगना है। अब जिसने 5% कराया था उससे 13% आप अगर वसूलोगे तो 13% तो मार्जिन नहीं होते, वो कहां से देगा एंड कंज्यूमर को? अब वो पकड़ भी नहीं सकता, इनपुट पास ऑन है नहीं है इस केस में। तो गवर्नमेंट ने इस कंसेप्ट को आइसक्रीम इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल करा और जीएसटी में भी लेके आए कि जिसने जो दे दिया, जिसने 5 जमा कराया वो भी ठीक, जिसने 18 करवाया वो भी ठीक, किसी को कुछ नहीं कह रहे। ये कट ऑफ डेट है, इस कट ऑफ डेट के बाद सबको 18% जीएसटी जमा कराना है। हाँ, ये एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, आपकी बातें सारी ठीक है, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली जो हम कह रहे हैं ना कि कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, हाँ, मेरा एंड ओपिनियन यही है कि कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं आने वाला, आप जो मर्जी कर लो। हम्म, बहरहाल, अब कंटेंशियस इश्यूज पे आते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था कि जीएसटी लॉ में अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ना एक्चुअल में रिफॉर्म्स की जरूरत है और जिसके बारे में कोई भी बात ही नहीं करता। जैसे कि पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है जीएसटी की थ्रेशोल्ड का। देखिए, सर्विसेज के ऊपर 20 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड है। एनुअल टर्नओवर जिसकी 20 लाख रुपए है और सर्विसेज इंडस्ट्री में है 1%, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये थ्रेशोल्ड मुझे समझ में आती है, क्योंकि 20 लाख जैसे ही आप क्रॉस कर रहे हो, लेट्स से आप 24 लाख रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज में ह्यूज मार्जिन होता है 50% या 70%, किसी केस में 30-40% मार्जिन पे, मतलब इतने मार्जिन पे अगर एक पर्सन अर्न कर रहा है तो वो जीएसटी की कंप्लाइंसेस कर सकता है, क्योंकि कंप्लाइंसेस तो बहुत है। जीएसटीआर 1 फाइल करो, 3B फाइल करो, 2B से अपना इनपुट रिकनसाइल करो, बहुत कुछ है। उसके बाद नोटिस आ जाए तो उसका जवाब दो। तो एक 20 लाख से ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला तो कंप्लायंस कर सकता है, लेकिन इसके साइमल्टेनियसली जो गुड्स के ऊपर थ्रेशोल्ड है 40 लाख की टर्नओवर की,
वो तो बहुत ही कम है, क्योंकि गुड्स के अंदर इतना ह्यूज मार्जिन तो होता नहीं। एक आदमी जो लेट्स से साल की 50 लाख की टर्नओवर कर रहा है, वो कितने कमा रहा होगा? साल के 5 लाख रुपए, चलो 10 लाख कमा रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्यों हमने गुड्स की थ्रेशोल्ड इतनी कम रखी हुई है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये इशू काफ़ी चैम्बर्स ने एड्रेस करा है जीएसटी काउंसिल को, बट जीएसटी काउंसिल हैज़ ऑलवेज़ रिफ्यूज़्ड दिस इश्यू कि उन्होंने कहा है कि 40 लाख लिमिट बहुत होती है। मेरा भी ये मानना है कि लिमिट कम से कम नहीं तो 1 करोड़ होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ है, तो वो जाके आज के टाइम पे लाख सवा लाख रुपए महीना कमाता है, और जो इंसान लाख सवा लाख रुपए महीना कमा सकता है, वो ही जीएसटी कंप्लायंसेस कर सकता है, वो ही एक सीए को हायर कर सकता है, वो ही एक वकील को हायर कर सकता है और अपनी कंप्लायंसेस करवा सकता है। तो this is the issue, but the government has failed to address, और ये इस रिफॉर्म में भी नहीं होने वाला एड्रेस जो दिवाली इस के बारे में तो बात हो ही नहीं रही इस है। बारे में बात हो ही नहीं रही। बात ही एग्जैक्टली। बात ही नहीं हो रही। अब इनकम टैक्स में हम जाएँ, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को 2 करोड़ रुपए तक टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। होती। अगर हम इंडिविजुअल एचयूएफ को इनकम टैक्स में देखें, तो एक ये रिबेट भी है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो तो कंपनी के ऊपर या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी एप्लीकेबल है, कि अगर आपकी नॉन कैश टर्नओवर है, तो आपको टैक्स ऑडिट 10 करोड़ तक करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकम टैक्स लॉ हो, चाहे जीएसटी लॉ हो, दोनों आते तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही हैं। तो एक ही मिनिस्ट्री, एक ही पर्सन की हम बात करें, तो वो 2 अलग-अलग लॉज़ में 2 अलग-अलग तरीके से चल रहा है। एक लॉ में देखे जाएँ तो वो उसके लिए छोटा आदमी है, 1 करोड़ वाला, और दूसरे लॉ में देखें तो 40 लाख वाला बड़ा आदमी हो गया। बड़ा आदमी ही है अगर वो जीएसटी की बिल्कुल। कंप्लायंस करने के लिए हम उसको कह रहे हैं तो। इसमें कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि जी कंपोज़िशन स्कीम भी तो है। अब कंपोज़िशन स्कीम 1.5 करोड़ तक अलाउड है जी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, कॉम्पोजिशन स्कीम है तो स्कीम जीएसटी नंबर तो लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर लेने के अपने हर्डल्स है। यू कैन नॉट टेक अ जीएसटी नंबर विदाउट अ कंसल्टेंट। आपका जीएसटी नंबर आता ही नहीं है। आजकल इतना इश्यूज फेस हो रहे हैं जीएसटी नंबर में कि 2-2 महीने लग जाते हैं। आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप 2-2 महीने हो जाते हैं, आपका जीएसटी नंबर ही नहीं आता। ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर्स आस्क करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स बाय लॉ आप माँग नहीं सकते, और वो बोल रहे हैं बार-बार कि आप ये नहीं माँग सकते, बट स्टिल they are harassing the individual for their own benefit, but they are not giving you the जीएसटी नंबर। तो वो कौन लेके देगा? जीएसटी कंसल्टेंट। सेकंड, रिटर्न तो उसमें भी फाइल करनी है, टैक्स तो उसमें भी जमा कराना है, कंप्लाइंसेस तो उसमें भी करनी है। यस, कॉम्पोजिशन की कंप्लाइंसेस 1/4 होती है एज कम्पेयर टू रेगुलर वो, बिल्कुल। बट करवानी तो है। सो इट इज प्रैक्टिकली वेरी टफ। आई फील कम से कम 1-1.5 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए, जिसके ऊपर मतलब आपको नहीं पूछना चाहिए कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। उसके ऊपर यस, यू शुड आस्क फॉर जीएसटी नंबर, एंड वो सारी कंप्लाइंसेस वो सीए रखेगा, और वो सीए कर भी पाएगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया इंश्योरेंस एजेंट का। अब इंश्योरेंस एजेंट के बिना आप पॉलिसी नहीं ले सकते। सिमिलरली एक सीए के बिना या एक वकील के बिना आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो वो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। गली का बच्चा होगा वो कर लेगा जीएसटी रिटर्न फाइल, जब आया था जीएसटी तो। सर, गली का बच्चा का तो पता नहीं, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री तक तो समझ नहीं पाई जीएसटी का क्या है, और 8 साल बाद वो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो कहने की बात अलग होती है, बट और कंपोजिशन स्कीम में इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं कर सकता। जो बिल्कुल। कंपोजिशन डीलर है, अगर उसको मान लो दिल्ली में और नोएडा की किसी पार्टी को सामान बेचना है, वो नहीं बेच सकता। तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है कि कंपोजिशन स्कीम का भी कोई इतना ज़्यादा मेजर बेनिफिट नहीं है, ज़रूर होगा कुछ लेवल तक, बट अल्टीमेटली इस पॉइंट को कंपोजिशन स्कीम उतना अच्छे से एड्रेस नहीं करता। सेकंड एक कंटेंशियस इशू पे आते हैं। 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट। बहुत सारी चीज़ों पे ब्लॉक क्रेडिट है, जिसमें कुछ में मुझे समझ में आता है, जैसे एफ&बी मुझे समझ में आता है, क्योंकि एफ&बी ह्यूमन कंजम्पशन की चीज़ है। खाया पिया खत्म। अब चाहे मैंने अपने ऑफिस में बैठ के खाना खाया हो, चाहे मुझे अपने घर पे बैठ के खाना हो, चाहे मैंने किसी बैंक्वेट में खाना खाया हो, एफ&बी मेरी पर्सनल ओपिनियन में ठीक है कि इसका जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि खाना कभी भी बिजनेस यूज नहीं हो सकता। चाहे मैं और लोगों को खाना खिला रहा हूँ, लेकिन वो भी जो खाना खा रहे हैं वो अल्टीमेटली अगर मेरे पास बैठ के ना खाते तो अपने घर पे जाके खाते। तो खाना एक ह्यूमन कंजम्पशन है, उस पे जीएसटी आईटीसी ब्लॉक करना समझ में आता है। लेकिन गाड़ी के ऊपर, मोटर व्हीकल के ऊपर जीएसटी इनपुट क्रेडिट ब्लॉक करना मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि आज की डेट में जो भी आदमी, आप भी जानते हैं, लग्जरी कार परचेज कर रहा है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, कोई बड़ी सेडान ले रहा है, एस क्लास ले रहा है, या मान लीजिए चलो वहां तक भी ना जाए, मान लो टोयोटा हाई क्रॉस ही ले रहा है कोई आदमी, एक गाड़ी ले रहा है 35 लाख रुपए की,
उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी को अपनी प्रेस्टीज मेंटेन करनी होती है, या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ लॉयर एक आदमी बड़ी गाड़ी लेता है तो उसको एक बिजनेस यूज होता है, रेपुटेशन बनानी होती है, क्लाइंट के साथ वो फीस नेगोशिएट अच्छी कर पाए। प्रैक्टिकल बातें हैं कि बिल्कुल। आदमी बड़ी गाड़ी लेता है रेपुटेशन के लिए, और रेपुटेशन बिजनेस के लिए चाहिए, पर्सनल के लिए उतनी रेपुटेशन इंसान को नहीं चाहिए होती। गाड़ी बहुत बार बिजनेस यूज होती है, और एक मेजर जीएसटी का पोर्शन जो इनपुट क्रेडिट एक पर्सन को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और ऐसा ही दूसरा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, अगर मैं इतनी बड़ी एक फैक्ट्री बना रहा हूं और वहां से मेरे निकलने वाले आउटपुट के ऊपर आप जीएसटी लगाओगे, तो आप मुझे इनपुट क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे सफारी रिट्रीट्स के केस में आपने कहा कि जो शोरूम्स हैं उनको जब मैं लेट आउट करूँगा मॉल के शोरूम को तो जीएसटी का आउटपुट लूँगा, तो मेरे को कंस्ट्रक्शन का इनपुट क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो 17(5) के अंदर ये जो कुछ ऐसे इनपुट क्रेडिट्स हैं जो ब्लॉक कर रखे हैं, क्या इनके ऊपर रिफॉर्म नहीं आना चाहिए? इसके बारे में क्या कहना है आपका? बेसिकली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट लाया क्यों गया था? वो ये लाया गया था कि इनका ये पर्सपेक्टिव था कि कुछ चीज़ें इंसान पर्सनल यूज़ के लिए करता है और उसका बेनिफिट ले जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे गाड़ी है, हुँ। गाड़ी के ऊपर जीएसटी 40% मैं मान के चलूँ, तो एक 20 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर 8 लाख रुपए जीएसटी है। तो 8 लाख रुपए का अगर वो इनपुट ले लेगा, तो उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और वो यूज़ करेगा पर्सनल पर्पज़ के लिए। आई टोटली एग्री विद यू कि काफ़ी काफ़ी केसेस में आप गाड़ी लेते हैं, मैंने भी गाड़ी ली है, तो गाड़ी मैंने बिज़नेस यूज़ के लिए ली है, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी नहीं ली। पर्सनल यूज़ के लिए मुझे गाड़ी लेनी होती तो मैं शायद सस्ती गाड़ी लेता या फिर मैं बेसिक नेसेसिटी के लिए गाड़ी लेता। बट गाड़ी इंसान उसके लिए लेता है, बिज़नेस पर्पज़ के लिए लेता है। एंड कंस्ट्रक्शन तो जो फैक्ट्री की होती है, वो तो 100% केसेस में बिज़नेस पर्पज़ के लिए होती है। तो इसका इनपुट मिलना चाहिए। इस पे गाड़ी पे तो इतना कोई शोर नहीं मच रहा और कॉमन पब्लिक परेशान नहीं हो रही, बट कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने सफारी रिट्रीट का एग्ज़ाम्पल लिया, किसी बंदे ने फैक्ट्री बनाई है या किसी बंदे ने मॉल बनाया और उसका काम ही मॉल बना के रेंट पे शॉप्स को देने का है, या फैक्ट्री बना के ही काम शुरू होगा, तो उसका इनपुट आप डिनाई नहीं कर सकते, कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन, अब गवर्नमेंट नहीं कर रही तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ, पॉसिबल सॉल्यूशन अगर गवर्नमेंट की नज़र में जिसके जो उनका पर्सपेक्टिव था कि पर्सनल पर्पस है, वो ये हो सकता है कि दे शुड ब्रिंग सम रिफॉर्म्स बेसिस कि ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ असेसिंग ऑफिसर होगा। आपका असेसिंग ऑफिसर अप्रूव करेगा तो आपको इसका इनपुट मिलेगा, और ये क्राइटेरिया है। अभी भी बहुत सारे क्राइटेरिया चल ही रहे हैं, अभी भी असेसमेंट हो रही है, अभी भी स्क्रूटनी हो ही रही है। तो कल को अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ ऑफिसर होगा कि ये गाड़ी जो मैंने खरीदी है वो बिजनेस पर्पस के लिए है और सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन के केस में ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि कंप्लीशन हुआ या नहीं हुआ, जीएसटी वाले। तो ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन के केस में कि ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ या नहीं हुआ, या ये फैक्ट्री है ये बिजनेस पर्पस के लिए लगी या नहीं ली। अब दिक्कत तो हर जगह है। अब आपने एसी लिया, आप एसी का एग्जांपल अगर हम ले, एसी आप खरीदते हो तो आपने फैक्ट्री में लगाया, घर पे लगाया, वो तो आप नहीं देख रहे, उसका आपने क्रेडिट दे दिया क्योंकि उसका पोर्शन कम है। तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि उन्होंने घर पे भी लगा लिया और अपने पर्सनल यूज भी ले लिया और ये इनपुट ले भी लेंगे, तो इसकी स्क्रूटनी की जरूरत नहीं है। बट यू कैन नॉट ट्रीट everything basis on the quantum or the basis on the amount of ITC involved। सही और गलत के ऊपर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सही चीज ये है कि बिजनेस के लिए कुछ भी चीज यूज हो उसका इनपुट मिलना चाहिए, और बिजनेस के लिए अगर यूज नहीं हो रही है, पर्सनल के लिए हो रही है, उसका नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कंस्ट्रक्शन का भी डेप्रिसिएशन देता है, इनकम टैक्स गाड़ी का भी डेप्रिसिएशन देता है। कभी कभार स्क्रूटनी लगती है तो वो कहता है कि आपका 70% बिजनेस यूज मानूंगा मैं, 30% पर्सनल यूज मानूंगा, तो 70% अलाउ कर देता है। तो जीएसटी में भी ऐसे कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए और ऐसे टू डू लिस्ट होनी चाहिए और सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल बेसिस होनी चाहिए और इनपुट मिलना चाहिए। एग्जैक्टली वही बात है कि मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि इनकम टैक्स और जीएसटी आते हैं तो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही हैं, तो दो सेपरेट क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए। अगर हम बिजनेस यूज इनकम टैक्स में मान सकते हैं तो हमें जीएसटी के अंदर भी उस चीज को डालना चाहिए। और बिल्कुल आपने सही बात कही कि आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मांग लो कि मेरी इस कंस्ट्रक्शन में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। इनकम टैक्स में भी तो होता है, जब मुझे कैपिटल गेन लगाना होता है और 2001 की वैल्यू मुझे चाहिए, अब मेरी उस दिन की ट्रांजैक्शन वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, तो क्या होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ले लेते हैं और उसको मान लेते हैं ना, कुछ चीजें तो डीमिंग पे चलेंगी। तो वही बात जी जो आपने रिफॉर्म्स बोले अगर ये आ जाए तो इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
तो ये तो हुआ 17/5। अब आते हैं तीसरे इशू, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इनपुट क्रेडिट एक रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, वो कैपिटल गुड्स अगर एक आदमी लट से 1 क्वार्टर के बाद या 2 क्वार्टर्स के बाद या 1 साल बाद बेच देता है, कोई भी रीजन हो सकता है। अभी जैसे आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, मेरे ही क्लाइंट हैं और ऑटोमोबाइल ओईएम्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उन्होंने रिसेंटली अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल परचेज की है, लेकिन अभी-अभी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो एनजीटी ने रूल निकाल दिया है कि जो ट्रक्स BS6 से नीचे नहीं होंगे या ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया है, BS6 से नीचे होंगे, वो दिल्ली में एंटर ही नहीं कर सकते। तो अब ये तो उसके बिज़नेस की एक मजबूरी हो गई कि भाई उसने अभी लिया हुआ ट्रक उसको अभी बेचना पड़ेगा। अब कैपिटल गुड्स का अगर मैं इनपुट क्रेडिट अवेल कर रहा हूँ और अगर मैं उसे बेचता हूँ, तो मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है और मुझे मिलता है सिर्फ 5% पर क्वार्टर। सर आपको एक बात बता दूँ, अगर मैंने कोई ऑटोमोबाइल लेट्स से 50 लाख रुपए का आज परचेज़ किया है, वो शोरूम से बाहर आते ही 40 का हो गया और अगर गलती से मैं साल बाद उसको बेच रहा हूँ ना, मुझे उसके 20 या 25 लाख मिल जाएँ तो बहुत बड़ी गनीमत होती है। और ये दे रहे हैं 20% की डेप्रिसिएशन पूरे साल में और कह रहे हैं आईटीसी रिवर्स करो। तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है एक बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिज़नेस अपने कैपिटल गुड्स जानबूझ के नहीं बेचता। बिज़नेस को अपने कैपिटल गुड्स बेचना कभी-कभार मजबूरी होती है, तो ऐसे केसेज़ में भी तो कुछ रिलीफ़ होना चाहिए। बेसिकली जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तो ये पॉइंट इंडस्ट्री ने पुट करा था कि कैपिटल गुड का जो इनपुट होगा, वो कैसे मिलेगा? क्या वो टुकड़ों में मिलेगा? क्या वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा? क्या वो एक साथ मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा प्रोविज़न करा कि आप एक साथ इनपुट ले सकते हो, देयर इज़ नो हार्म, मगर यूज़फुल लाइफ़ के हिसाब से आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा इन केस आप 5 साल से कम यूज़ करते हो कोई भी कैपिटल गुड। अब मान लो आप 1 साल करते हो तो 20%, 2 साल करते हो तो 40% आपको आईटीसी मिलेगा। उस वक़्त उन्होंने जल्दी में क्या डाल दिया कि 5% 1 क्वार्टर का मिलेगा और पूरे साल का 20% मिलेगा और वो चीज़ इन्होंने सारे कैपिटल गुड्स पे लागू कर दी। अब अगेन मैं इनकम टैक्स का एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है। 60-70 साल से एक लॉ चलता आ रहा है, तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। जीएसटी में कोई भी चीज़ जो हाइलाइट नहीं हो रही, जैसे ये चीज़ हाइलाइट नहीं हो रही, तो उनका ध्यान ही नहीं है और उन्होंने उन रिफ़ॉर्म्स के ऊपर काम ही नहीं करा। अब मैं आपको इनकम टैक्स का एग्ज़ाम्पल दूँ तो सबका रेट कैपिटल गुड का डेप्रिसिएशन का अलग है। अब मैं कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल दूँ, कंप्यूटर पे 40% है। व्हीकल का एग्ज़ाम्पल दूँ, व्हीकल पे 15% है। कमर्शियल व्हीकल का एग्ज़ाम्पल दूँ, उसपे 30% मिलता है। सो दे एनालाइज़ द फैक्ट कि कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा डेप्रिशिएट होता है। हुँ। सिमिलरली जीएसटी में सारे कैपिटल गुड्स को एक समान माना गया है कि सब पे साल का 20% मिलेगा, व्हिच इज़ टेक्निकली एंड लॉफुली गलत चीज़ है। हर चीज़ का यूसेज अलग है। हर चीज़ कोई चीज़ 10 साल भी डेप्रिशिएट नहीं होती है और कोई चीज़ 2 साल में भी डेप्रिशिएट हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो इनको जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ट्रक का, हुँ। तो ट्रक के केस में अलग रेट रखना चाहिए था कि इस केस में इतना मिलेगा और इसकी यूज़फुल लाइफ इतनी है और इस केस में इतना मिलेगा। एक शेड्यूल लाना चाहिए था। बट अगेन गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स नॉट इवन फेल टू एड्रेस दिस इश्यू, बट ये इश्यू किसी भी फोरम पे लाया ही नहीं गया किसी के द्वारा। तो मे बी पीपल आर हैप्पी विद व्हाट दे आर फेसिंग। आपका पॉइंट भी ठीक है, लेकिन इसमें मेरा फिर एक एडिशनल पॉइंट रहता है कि देखिए, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली सरकार के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता हायर डेप्रिसिएशन का भी। क्यों? आपने एक एसेट को डेप्रिशिएट कर करके उसकी डब्ल्यूडीवी रिड्यूस कर दी। बेचोगे तो सही एक दिन, जिस दिन बिका तो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू और उसकी रिटन डाउन वैल्यू के बीच में जो होता है वो कैपिटल गेन मान लिया जाता है। तो गवर्नमेंट तो अगर डेप्रिसिएशन के रूप में आपको बेनिफिट देती है, तो अल्टीमेटली वो टैक्स आपसे कैपिटल गेन के टाइम पे ले लेती है, तो वहाँ न्यूट्रल है। जीएसटी में अगर ये डिफरेंट रेट्स कर भी देंगे तो ये न्यूट्रलिटी लाना पॉसिबल नहीं है। जो मेरा आईटीसी रिवर्स हो गया वो तो हो गया, वो कभी वापस तो आएगा नहीं। मेरा व्यू ये है कि इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लाना चाहिए। कारण अब कोई कहेगा जी ऐसे तो गड़बड़े होंगी, तो गड़बड़े कहाँ नहीं हो रही जी। लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, बोगस परचेज़ेज़ चलती हैं मार्केट में क्लैंडस्टाइन रिमूवल्स चल रहे हैं, ठीक है? लोग कच्चे में काम कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। उनको हम नहीं पकड़ पा रहे, उसके ऊपर हम कोई इतना रिफ़ॉर्म नहीं ला पा रहे, वो हम नोटिसेज़ के थ्रू डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, व्हिच व्हिच शुड हैपन। लेकिन
एक जेन्युइन बिजनेसमैन जो अपने कैपिटल गुड को बेच रहा है किसी मजबूरी में, एक तो वो बेचारा अपना कैपिटल गुड को बेच रहा है, कम वैल्यू पे बेच रहा है, लेकिन जीएसटी उसको हायर रेट पे वापस देना, तो मुझे लगता है इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लाना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अब मेन चीज़ जिस पे जनता बहुत परेशान होती है, जीएसटी में आए हुए नोटिसेज़। अभी पीछे पिछले साल की बात है कि हमारे क्लाइंट उनको नोटिस आ गया। मुझे कॉल आया, "जी मुझे नोटिस क्यों आया?" मैंने कहा, "सर नोटिस है, आ सकता है।" उन्होंने बोला, "आप मेरी रिटर्न ठीक से फाइल नहीं कर रहे।" मैं कहा, "सर हर रिटर्न की पूरी वर्किंग है, हम चेक करते हैं, आपकी टीम चेक करती है, सब कुछ ओके है, नोटिस क्यों आ गया?" तो मैंने उन्हें समझाया, "देखो सर, आपने मर्डर नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने एफआईआर करा दी कि इन्होंने मर्डर किया तो लिटिगेशन तो करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा, वकील का खर्चा तो आ ही जाएगा। लेकिन अब यही देखिए कि एक आम आदमी बिज़नेस कर रहा है, ठीक-ठाक चल रहा है, फिर भी उसको नोटिस आ जाता है। अब उस नोटिस को वो डील करे, उसमें हरासमेंट होती है। अच्छा नोटिस में नंबर सस्पेंड कर देते हैं, किसी-किसी सर्कमस्टांस में, क्रेडिट ब्लॉक कर देते हैं। तो एक ईज़ ऑफ बिज़नेस या एक आदमी के बिज़नेस की रूटीन को खराब करने वाली बात है। क्या कहना है आपका? सर नोटिसेस लाइक टैक्सेस आर सर्टेन, नोटिसेस आर आल्सो सर्टेन। मैं नोटिसेस का काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बट नोटिस आने ठीक है, हुँ, क्योंकि मार्केट में लोग बोगस बिलिंग ले रहे हैं। मार्केट में जो मेजर इशू है, मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार तो कह रही है हम क्लासिफिकेशन इशू को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये वाले तो इश्यूज के नोटिस अभी आने शुरू ही नहीं हुए। हुँ, आज 8 साल हो गए, गवर्नमेंट सिर्फ बोगस बिलिंग को ही बंद करने में लगी हुई है और उसी के नोटिस दे रही है 90% केसेस में। तो लोग बोगस बिलिंग ले रहे हैं, इसलिए नोटिस आ रहे हैं। गलत क्या है, हरासमेंट क्या है कि नोटिस आया, आपने अपना वकील करा या सीए करा, उसने आपने किसी से परचेज़ करी, डिपार्टमेंट का ये एलिगेशन है कि सामने वाला बंदा बोगस है, सामने वाला बंदा एग्ज़िस्ट नहीं करता, आपने सिर्फ बिल ली है। आपके वकील ने या आपके सीए ने आपने प्रूफ़ दिया, पेमेंट का प्रूफ़ दे दिया, लेजर दे दिया, इनवॉइसेस दे दिए, ई-वे बिल दे दिया, दिखा दी कि भाई साहब माल आया है और माल इस व्हीकल के थ्रू आया है, बिल्टी दे दी और नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो ऑफिसर ने माँगा, दे दिया। ये सब कुछ देने के बाद भी सुनवाई नहीं है। हुँ, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक व्यू पे स्ट्रिक्ट है कि सामने वाला बंदे ने बोगस परचेज़ करी है। हुँ, ठीक है, लोग कर रहे हैं बट यू कैन नॉट ट्रीट एवरीवन कि सबने ही बोगस बिलिंग करी है। आप सबके केस में ये नहीं ले सकते कि बोगस बिलिंग ही होएगी। जेन्युइन केसेस भी है, लोगों ने एक्चुअल माल भी खरीदा है, ठीक है? बाद में वो बंदा एग्ज़िस्ट नहीं करता तो उस केस में आप कॉमन पब्लिक को या कॉमन बिज़नेसमैन को क्यों परेशान कर रहे हो? तो ये एक बहुत हैरेसमेंट वाला पॉइंट है। देयर शुड बी अ मैकेनिज़्म कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर एसएससी ने दे दिए, उसके बाद उसकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है। एंड अगर उसकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, उसने एक्चुअल माल खरीदा है, व्हिच इज़ अपैरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, अल्टीमेटली कुछ भी अगर आज प्रूव होगा, वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होगा। 5 साल पुरानी ट्रांज़ैक्शन तो हमें नहीं पता ना कि माल आया या नहीं आया। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स देने में समक्ष होता है, वो डॉक्यूमेंट्स दे पाता है, तो उसका नोटिस ड्रॉप कर देना चाहिए, उसको फर्दर हरास नहीं करना चाहिए। सेकंड इश्यू आपने बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट करा कि काफ़ी केसेस में ये क्या करते हैं, नंबर सस्पेंड कर देते हैं। जी, अब वो इश्यू भी गलत है। दे कैन नॉट सस्पेंड योर नंबर बेस्ड कि आपको नोटिस इश्यू हुआ। हुँ, नंबर सस्पेंशन की पावर सिर्फ एक केस में है नोटिस की कि बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, हुँ, ताकि वो बंदा और बिज़नेस ना कर पाए, हुँ, वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नंबर सस्पेंड कर देते हैं उसका और मीनवाइल इससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं कि आप इसको वेरीफाई करो ताकि आपका नंबर वापस हम एक्टिव करें। हुँ, बट अगर मेरे को नोटिस आया, हुँ, तो मेरी वन ऑफ द ट्रांज़ैक्शन क्वेश्चन हुई। हुँ, दैट डज़ नॉट मीन मेरा पूरा बिज़नेस को क्वेश्चन कर दिया जाए। हुँ, नंबर सस्पेंड करना मीन्स पूरे बिज़नेस को क्वेश्चन कर देना होता है। जी, तो दैट इज़ हैरेसमेंट और वो हैरेसमेंट करी इसलिए जाती है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, ऑफिसर्स को पता है कि नोटिसेस का तो वो जवाब दे देगा, टाइम माँग लेगा, लिटिगेशन में चला जाएगा। बट अगर उसको बुलाना है अपने पास और उसके हाथ-पैर बाँधने हैं, उसको गला दबाना है, तो उसका नंबर सस्पेंड कर दो ताकि वो ना इनवॉइस बना पाए, ना वो ई-वे बिल बना पाए, फिर हमारी आके जय-जयकार करे। तो इसलिए ये हैरेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं। बिल्कुल सही। आपने काफ़ी अच्छे और साफ शब्दों में कुछ बातें कहीं जो शायद मैं नहीं कह पा रहा था, बल्कि ये बातें हाइलाइट होनी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ये जो जीएसटी नंबर सस्पेंड होने के बाद कैंसल हो जाता है और उसमें कैंसल में 2 तरह के स्टेटस होते हैं। एक लिंक में लिखा होता है कैंसेल्ड सुओ मोटो, एक में लिखा होता है कैंसेल्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर।
तो एक बार जरा ये जरूर क्लैरिटी कर दीजिए, क्योंकि ऑडियंस में जो बिजनेसमैन बैठे वो जानना चाहेंगे कि इन दो चीजों का क्या मतलब होता है। सर कैंसल सुओ मोटो का मतलब होता है कैंसल्ड बाय द डिपार्टमेंट। कैंसल सुओ मोटो भी दो तरह के होते हैं, कैंसल्ड सुओ मोटो बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कैंसल सुओ मोटो बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम करंट डेट, ओके। फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द नोटिस। अब कैंसल सुओ मोटो कब करा जाता है? यूजुअली कैंसल सुओ मोटो कब करा जाता है कि कंपनी बोगस हो चुकी है। एक केस है कंपनी आज के दिन बोगस हो गई है और डिपार्टमेंट उसको कैंसल सुओ मोटो कर देता है। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोई भी नंबर कैंसिल करेगा तो वो कैंसल सुओ मोटो होगा। और एक इनके पास रीजंस टू बिलीव है कि इन्होंने आज तक सिर्फ बिलिंग का ही काम करा है और आज तक इन्होंने कोई एक्चुअल काम नहीं करा, तो उस केस में आपका बैकडेट पे जीएसटी नंबर कैंसिल कर देते हैं। सेकेंड केस है कैंसिल ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर। कैंसिल ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर होता है आपने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाली कि मैं अब और बिजनेस नहीं करना चाहता। जैसे आप एप्लीकेशन डालोगे आपका नंबर सस्पेंड हो जाएगा। आफ्टर अप्रूवल वो कैंसिल ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर हो जाता है। अब मिसकंसेप्शन ये है, मेरे पास बहुत सारे व्यापारी आते हैं अपने केस लेके, नोटिस लेके, वो ये कहते हैं कि भाई साहब उनको नोटिस आया, उनको ये नोटिस आया कि जिससे आपने माल खरीदा है वो कैंसल्ड सुओ मोटो है। तो मैं ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ, कैंसल्ड सुओ मोटो या ऑन एप्लीकेशन से फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट ये प्रूफ कर रहा है कि आपने माल नहीं खरीदा। अगर डिपार्टमेंट ये प्रूफ कर दे कि आपने माल नहीं खरीदा, आपने बिल लिया है, उसके बाद वो फर्म एक्टिव भी हो या ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर भी हो, तब भी वो डिपार्टमेंट आप पे एलिगेशन लगा सकता है कि आपने माल नहीं खरीदा। तो द एंटायर फोकस ऑफ द बिजनेस इंडस्ट्री शुड बी कि माल आया या नहीं आया और इसका रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। और इसका रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, रेदर देन कि वो सामने वाला कैंसल ऑन एप्लीकेशन है, ये कैंसल्ड सुओ मोटो है। ये सिर्फ एक टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि कैंसल सुओ मोटो बोगस के केसेस में करते हैं तो एक प्ली ले ली जाती है कि ये कैंसल सुओ मोटो नहीं है तो ये ठीक होगा, बट दैट डज नॉट इम्प्लाई कि माल आया है। ठीक है, वो ठीक है, ऐसे माल आने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये लिटिगेशन में कोई यूज नहीं होता। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है अमंग द पब्लिक। हाँ, तो मेन बात है कि देखिए बोगस वर्ड तो हमने बनाया, असल वर्ड तो है लॉ में कि इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं, इनवर्ड सप्लाई आपकी जेन्युइन है, तो उसके रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। आप कह रहे हैं मैंने सर्विसेज ली हैं और आपकी उस पर्सन के साथ कोई मेल एक्सचेंज ही नहीं है, कैसी सर्विसेज हैं ऐसी? सर आज की डेट में आप कोई सर्विस दो, मैं कोई सर्विस दूं, और कोई भी आदमी सर्विस दे, कोई ना कोई मेल एक्सचेंज जरूर होता है। ऐसे ही अगर गुड्स की बात करें, अगर मेरे पास गुड्स आए हैं तो मेरे पास स्टॉक रजिस्टर में एंट्रियां होंगी, मेरे पास ट्रांसपोर्टर की रिसीट होगी, मतलब जेन्युइननेस प्रूव की जा सकती है अगर आप एक्चुअल में जेन्युइन हो। तो बोगस परचेज करने वालों का तो देखो जो फेट है वो है, और वो होना भी चाहिए, आई बिलीव। अच्छा, ये तो बात हुई नोटिस की, शो कॉज नोटिस। अब बात आती है समन, एक अलग टर्म है समन। समन भी इशू होते हैं। समन और नोटिस में क्या फर्क है? पहली बात, समन किसको इशू किया जा सकता है, दूसरी बात, और इससे होता क्या अल्टीमेटली, इसका इफेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर समन का मतलब होता है बुलावा। एक इंक्वायरी है जो पेंडिंग है, ठीक है, किसी का केस पेंडिंग है और उस बंदे से आपने ट्रांजैक्शन करी हुई है, तो उस रिगार्डिंग आपसे कोई चीज पूछताछ करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, किसी का मर्डर हुआ है और आप आई विटनेस हो, तो आपको पुलिस वाले सम्मन दे के बुलाते हैं कि आप आओ और आप अपनी स्टेटमेंट दो कि आपने क्या देखा। सिमिलरली जीएसटी में क्या होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, सामने वाले, आप बोगस या आप गलत इंसान नहीं हो, गलत इंसान कोई और है जिसकी इंक्वायरी पेंडिंग है। उसकी इंक्वायरी पेंडिंग से आपको बुलाया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप भी अपनी स्टेटमेंट दो कि आपने इस बंदे के साथ क्या ट्रांजैक्शन करी और क्यों करी। ठीक है, ये तो हुआ कि सम्मन होता क्या है। अच्छा, दूसरी बात, सम्मन इशू कौन कर सकता है? सम्मन इशू करने की पावर किसके पास है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी बिजनेसमैन परेशान हो रहे हैं इससे और ये अभी तक हाईलाइट नहीं करा। मान लो आपने मुंबई से माल खरीदा और मुंबई की पार्टी थी, आप दिल्ली में बिजनेस करते हो, मुंबई की पार्टी से आपने माल खरीदा, मुंबई की पार्टी बोगस हो गई और मुंबई की पार्टी के रिगार्डिंग आपको सम्मन करा जा रहा है। अब
क्या आपको फ्लाइट लेके मुंबई जाना पड़ेगा स्टेटमेंट देने? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच नीड्स टू बी एड्रेस। ओके। मेरा ये मानना है कि अगर हम लॉ देखें, सेक्शन 70 समन्स डिफाइन करता है, तो लॉ स्टार्ट होता है द प्रॉपर ऑफिसर से। अब ये वर्ड द की जगह एनी भी तो हो सकता था। तो द का कोई सिग्निफिकेंस होगा। द का सिग्निफिकेंस मेरे हिसाब से ये है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, not any person who can issue you the summon. The means a particular person who can issue you the summon. अब वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है? मेरे हिसाब से पर्टिकुलर पर्सन आपकी जुरिस्डिक्शन का है। मान लो आप दिल्ली में हो और दिल्ली में आपका प्रॉपर ऑफिसर सेंटर है और वहां पे एक ऑफिसर असाइंड है, तो होना क्या चाहिए? मुंबई के ऑफिसर को दिल्ली के ऑफिसर को बोलना चाहिए कि आप ये स्टेटमेंट लो मेरे बिहाफ पे, क्योंकि मेरी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ दिल्ली को है और मुझे परेशान ना करा जाए, स्पेशली मुंबई बुला के और क्वेश्चन आंसर्स पूछ के। आप मेरे से दिल्ली में भी पूछ सकते हो। तो प्रॉपर ऑफिसर हैज टू बी अ स्पेसिफिक प्रॉपर ऑफिसर अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब आपने बात की कि जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो है आइडियली उसको समन इशू करना चाहिए, तो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर तो रजिस्टर्ड पर्सन का होगा, तो क्या समन सिर्फ उसी पर्सन को इशू हो सकते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर है? ये भी काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आप अगर सेक्शन 70 अगेन देखें तो वहां पे ये कहता है कि द प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू समन टू एनी पर्सन। वहां ये नहीं लिखा टैक्सेबल पर्सन। एनी पर्सन मींस 140 करोड़ लोगों को में से किसी को भी जीएसटी में समन आ सकता है। ओके। अगर कोई भी कॉमन बंदा है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको समन इशू हो सकता है। क्वेश्चन इज उसका लिंक होना चाहिए। स्पेशली आप उसको परेशान करने के लिए समन नहीं करोगे, उसका उस बंदे से लिंक होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लाइंट थे बहुत छोटे ट्रांसपोर्टर। अब उन्होंने नंबर, क्योंकि छोटे ट्रांसपोर्टर थे, बिलो द लिमिट थे, उन्होंने जीएसटी नंबर ले नहीं रखा था जी। अब उनके पास जीएसटी नंबर नहीं रहा, बट एक बंदे ने बोगस बिलिंग कर रखी थी और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बंदा था। 350 करोड़ का उसने फ्रॉड करा। उसने ई वे बिल जो बनाए थे उसमें ट्रक का नंबर जो डाला था वो मेरे क्लाइंट का ट्रक था। ओके। तो उसको डीजीजीआई मेरठ ने सम्मन करा और उसको बुलाया गया कि आपका ट्रक का नंबर डला हुआ है, ठीक है, तो आप आके स्टेटमेंट दो। तो वी वेंट देयर, हमने कहा कि हमारा ट्रक उसके साथ कोई यूज नहीं हुआ, हमारी उससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आज तक कोई बैंक में पैसे नहीं आए, आज तक हमने कोई बिल्टी इशू नहीं करी, एंड उस एरिया में जिस एरिया के ई वे बिल बने हैं वहां पे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वहां पे ट्रक चलता ही नहीं है। वी प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स और हमारे समन्स ड्रॉप हो गए। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, समन्स कैन बी इशू टू एनी पर्सन। 140 करोड़ आबादी है तो किसी को भी इशू कर सकते हैं, बट लिंक होना चाहिए कि जो मेरे प्रोसीडिंग्स हैं उसके साथ लिंक्ड होना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिजनेसमैन एक चीज और बहुत फेस करता है कि मटेरियल मूव कर रहा था किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल में और रास्ते में उसको जीएसटी ऑफिसर्स ने रोक लिया और अब हरासमेंट हो रही है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डिटेल गलत है, या ये चीज़ कमी है, ई वे बिल में कमी है, इनवॉइस में कमी है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार ज़रूर ऑडियंस को हाईलाइट कर दीजिए, अच्छे से गाइड कर दीजिए कि क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, उनमें किन किन डिटेल्स में गलती होती है जो कि ठीक होना चाहिए, ताकि ये इशू ना आए। अगर कोई जीएसटी का पर्सन रोकता भी है ट्रांसपोर्ट को, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन क्या अप्रोप्रिएट है जिससे वो आपको जाने देगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका माल दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो माल जो जा रहा है उसके साथ सपोर्टिंग आपका इनवॉइस होना चाहिए। इनवॉइस के साथ आपके पास ई वे बिल होना चाहिए। ई वे बिल और इनवॉइस के ऊपर जो पर्टिकुलर्स है, मान लो इनवॉइस के ऊपर आपने लिखा है 50 टन कॉपर स्क्रैप है, 40 टन स्टील स्क्रैप है, 10 टन कुछ और है, तो वही एग्जैक्टली क्वांटिटी होनी चाहिए गाड़ी के अंदर भी। ऐसा नहीं होना चाहिए गाड़ी के अंदर कम या ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 55 टन है और आपने इनवॉइसिंग करी हुई है 50 टन की। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने ई वे बिल भरा है उसमें पार्ट बी भरा है, पार्ट बी अपडेटेड होना चाहिए। काफी लोग कभी कभार मिस कर जाते हैं पार्ट बी भरना, वो अपडेटेड होना चाहिए। उसमें जीएसटी नंबर होना चाहिए ट्रांसपोर्टर का, और अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसकी आईडी वगैरह होनी चाहिए। और पार्ट डी में जो डिस्टेंस है, मान लो दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस प्रॉपर आना चाहिए, और उसी रूट पे, प्रेफरेबली उसी रूट पे आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें क्राइटेरिया मेट है तो वो आपको छोड़ेगा, और उसको छोड़ेगा नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ रहा और उसके बाद भी हरास कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लाइंट के साथ क्या हुआ, उन्होंने 10 लाख रुपए का माल भेजा, स्क्रैप थी, कॉपर स्क्रैप थी। उन्होंने कहा कॉपर स्क्रैप का रेट तो
50 लाख रुपए है आपका, आपकी पूरा ट्रक का। मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा क्या क्वांटिटी जो इनवॉइस पे लिखी है क्या वही मिली तेरे को ट्रक में? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा रेट मैं कम लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा माल खराब है, तू माल देख, तू ले ले 50 लाख रुपए का। मैंने उसको कैंडिडली बोला, मैंने कहा अगर तेरे हिसाब से 50 लाख का है और मैं जीएसटी की चोरी कर रहा हूँ तो तुम ले लो 50 लाख का। बेसिकली दिस इज अ ट्रांजेक्शन वैल्यू इशू विच एन असेसिंग ऑफिसर कैन आस्क मी इन स्क्रूटनी, और ये या फिर ऑडिट में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये माल कहाँ से आया, ये माल की वैल्यू क्या है, ये माल जेन्युइन है या नहीं है। रास्ते में जो आपको पकड़ रहा है जीएसटी ऑफिसर, वो सिर्फ इतना देख सकता है कि जो इनवॉइस के ऊपर माल लिखा है क्या वो माल एग्जैक्टली ट्रक में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इनवॉइस पे कुछ लिखा है और ट्रक में कुछ है। अगर क्वांटिटी इज मैच, रेट का आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। टाटा ने बहुत लग्जरी वॉचेस अपनी ट्रांसफर करी फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस, और उन्होंने ट्रांसफर करी 1-1 रुपए पे। अब उन्होंने कहा कि मैंने 10 वॉचेस ट्रांसफर करी 10 रुपए पे, और उन्होंने ई वे बिल भी बना दिया। तो रास्ते में उनका माल पकड़ा गया, तो उनको बोला गया कि आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू को हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला यू कैन नॉट क्वेश्चन आवर ट्रांजेक्शन वैल्यू, क्योंकि हमारी मर्जी, हम रिलेटेड पार्टी को दे रहे हैं, एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, तो इसलिए हम 1 रुपए में दे रहे हैं। तो यू कैन नॉट आस्क अस कि क्यों आप इतने कम प्राइजेस पे माल बेच रहे हैं। तो प्राइस शुड बी योर्स। ये एक और इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ, कपड़े की इंडस्ट्री, जो क्लोथ्स इंडस्ट्री है। वंस सीजन ऑफ सीजन हो जाता है तो वो 1000 रुपए की शर्ट 200 रुपए की हो जाती है। तो वो 200 रुपए की इंसान बेचता है, वो कहता है क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, अब तो सर्दी आ रही है, शर्ट बिकनी तो है नहीं और अगली तक खराब हो जाएगी, तो 200 मिल रहे तो 200 ले ले। सो ये एक पर्टिकुलर एक व्यापारी का डिसीजन है कि उसको अपने माल कितने का बेचना है। ये जीएसटी ऑफिसर्स जो रास्ते में खड़े हैं, या ये जो स्क्वाड टीम वाले होते हैं जो रास्ते में खड़े हैं, दे कैन नॉट क्वेश्चन। यस, आपको लगता है कि एक इंसान 10,000 रुपए का माल 1,000 रुपए में बेच रहा है, ये 1,000 रुपए के कपड़े 200 रुपए में बेच रहा है, तो आप उसकी स्क्रूटनी लगा सकते हो या आप उसका ऑडिट लगा सकते हो और आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये एक्चुअल में टैक्स की चोरी है या फिर एक्चुअल में माल खराब था इसलिए उसने कम वैल्यू पे ट्रांसफर करा है। बट दैट इज अ सेकेंडरी इशू। रास्ते में आप इन इश्यूज पे नहीं कर सकते। अगर आपका क्वांटिटी मैच है, ई वे बिल प्रॉपर्ली फाइल्ड है, डिस्टेंस प्रॉपर्ली डिफाइंड है, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन द ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। बिल्कुल ठीक बात। अब आपने इतनी सारी बातें की, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज़ की पावर है, इस चीज़ की पावर नहीं है, ये करना चाहिए ऑफिसर को, ये नहीं करना चाहिए। पर असल बात क्या है कि जैसे हम इनकम टैक्स में भी लिटिगेशन में फेसलेस में देखते हैं ना, असेसिंग ऑफिसर के लेवल पर रिलीफ मिलता है, जितना मर्जी मेरिट का केस हो, 90% चांस है 10 में से 9 केस असेसिंग ऑफिसर रिलीफ नहीं देता। और ऐसे ऐसे असेसमेंट ऑर्डर है, मैं आपको दिखाऊंगा तो शायद आपको हंसी आएगी। सीआईटी अपील लेवल पे भी रिलीफ नहीं मिलता और ट्राइब्यूनल में जाके रिलीफ मिलता है। तो ये सारी बातें हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अच्छी बात है जो आपने सारी बातें बताई, हमें वो कंप्लीट तो करनी चाहिए। अपना टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल, अच्छा अपना राइट पता होना चाहिए कि हाँ टैक्सेबल वैल्यू क्वेश्चन नहीं हो सकती रास्ते में। वो सारी बातें ज़रूर है, बट बिजनेसमैन को मैं तो एक ही हिदायत दूंगा कि ये सारी बातें तो करो, पर इसके बावजूद जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अपने टारगेट्स होते हैं, उनका अपना एक प्री सेट एक माइंडसेट है जिसके ऊपर वो चलते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं किया तो भी, कहते हैं ना, रास्ते पे चल रहे हो तो कुत्ता काट सकता है भाई, बिल्कुल। ठीक है ना। तो प्रोविजन बना के चलो। मैं तो कहूँगा लिटिगेशन का एक प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि अगर नोटिस आ जाएगा तो उसको लिटिगेट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल सही भी हो, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और अल्टीमेटली प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। तो जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, मैं तो उनको ये कहूँगा कि एक इस चीज़ को पार्ट मान के चलें कि जो डिपार्टमेंटल लिटिगेशन है, चाहे वो जीएसटी में हो चाहे इनकम टैक्स में हो, उसको एक पार्ट मान के चले कि ये साइड बाय साइड कभी भी चल सकती है। घबराएं नहीं, अपने आप को ठीक रखें और साथ साथ में जो है इसका एक प्रोविजन बना के चले। तो ये तो सारे हुए स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे और आपने हर क्वेश्चन पे अपना ओपिनियन दिया। आप एक जनरल जाते जाते कुछ ऐसी 2-4 बातें बता दीजिए कि जो एक बिजनेसमैन ध्यान में रखे ताकि उसे जीएसटी डिपार्टमेंट से मिनिमम प्रॉब्लम आए। बेसिकली अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो अगर आपने बोगस बिल नहीं लिया तो 70% आपके इश्यूज वहीं सॉल्व है। गवर्नमेंट परेशान नहीं कर रही, ठीक है। हाँ, आपके सप्लायर का बोगस निकल जाए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है,
बट इफ़ यू हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इफ़ यू हैव द प्रोविजन ऑफ लिटिगेशन आपके पास, जैसे आपने बोला कि आपके पास वो प्रोविजन है, आप एक वकील हायर कर सकते हो, तो आप अल्टीमेटली जीत जाओगे अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। और एक और चीज़ मैं सलाह दूंगा सबको, जो आप कंप्लाइंसेस करते हैं लोग, जो वो अपनी 3B भरते हैं, अब ये गवर्नमेंट के पार्ट पे फॉल्ट है कि गवर्नमेंट 2025 में भी 3B को इनवॉइस वाइज नहीं लेती, एक फिगर कहती है अपलोड कर दो। अभी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आया, बट वो भी कितना इफेक्टिव है? आज भी बोगस बिलिंग करनी है तो कोई भी फिगर आप डाल के 3B भर सकते हो। तो कोई भी फिगर डाल के आप अपनी 3B भर रहे हो, तो उस फिगर का आपके पास इनवॉइस वाइज समरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही, या फिर गवर्नमेंट वो सिस्टम नहीं दे रही, फैसिलिटी नहीं दे रही, बट आपको अपनी एक्सेल में मेंटेन करनी है, मंथ वाइज एक्सेल में मेंटेन करनी है कि मैंने मान लो 4,50,250 रुपए इनपुट लिए है, तो 4,50,250 का मेरे पास इनवॉइस वाइज फिगर होनी चाहिए। मैंने इस बेसिस पे लिया, ये मेरा 2B में रिफ्लेक्ट करा, ये माल मेरा आ चुका है और उसकी इनवॉइसेस ये रही। इफ यू कैन मेंटेन दिस डॉक्यूमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट का, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर बिजनेसमैन। एंड इसके बाद भी मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत इंसान को आनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले गलत काम करो मत, क्लैंडस्टाइन रिमूवल मत करो, बोगस परचेजेस मत लो, कोई ऐसा काम मत करो जो अगेंस्ट द लॉ है। दूसरी बात, इस बात का रिकॉर्ड भी मेंटेन करो कि आप जो काम कर रहे हो जेन्युइन कर रहे हो, सिर्फ कहने भर से नहीं होता, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास सारे मेंटेन होने चाहिए। और तीसरी बात कि जो भी आप फाइलिंग कर रहे हो उसकी अंडरलाइंग वर्किंग आपके पास अपने पास एक्सेल में मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आप मोर और लेस, अगर लिटिगेशन आ भी जाएगी, पहले बात तो लिटिगेशन से सेफ रहेंगे, लेकिन अगर आ भी जाएगी तो आप उसमें अपने आप को विन कर पाएंगे। तो थैंक यू वर्दीप जी, आज आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे भी और कुछ जनरल बातों पर भी बहुत डिटेल में आपने अपने व्यूज़ दिए। और इसमें मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और शायद वो बेहतर तरीके से जीएसटी को डील कर पाएंगे। तो आज की इस चर्चा में जो कि हम सी एडवोकेट वर्दीप जी के साथ कर रहे थे जीएसटी के इश्यूज पे, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई जिनके ऊपर विचार किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि थ्रेशोल्ड लिमिट को रिवाइज करना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि 40 लाख के गुड सेल करने वाला व्यापारी कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं होता, उसके ऊपर से ये बर्डन हटाना चाहिए। जैसे कि 17(5) के अंदर जो ब्लॉक क्रेडिट है मोटर व्हीकल्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उनके ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, वो इनपुट क्रेडिट अलाउ करना चाहिए बेस्ड ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, बेस्ड ऑन सर्टेन कंप्लायंसेस। जैसे कि नोटिसेस के अंदर जो हरासमेंट होती है टैक्स पेयर की, वो अवॉइड होनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे पा रहे हैं, कोई एलिगेशन लगी ठीक बात है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट हम अपनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, तो ऑफिसर्स को एक प्री माइंडसेट के साथ काम नहीं करना चाहिए कि नहीं कि हमें तो प्रोसीडिंग्स को सेटिसाइड करना ही नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे चीज़ों के बारे में आज चर्चा हुई। होप आपको बहुत बेनिफिट इससे होगा। और जो वर्दीप जी ने लास्ट में जाते-जाते कुछ आपको एडवाइस दी कि आप सबसे पहले तो जीएसटी में कोई ऐसा काम करें ही ना जो अगेंस्ट द लॉ है, जिसमें मेन आता है कि या तो बोगस परचेज़ या फिर क्लैंडस्टाइन रिमूवल, यानी कि कच्चे में माल बेचना, अगर हम इसको सीधी भाषा में बात करें तो। तो पहली बात तो गलत काम करें ना, सीधे तरीके से चलें। दूसरी बात, जो आप सीधे तरीके से चल रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें। आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिससे पता लगे कि आपकी आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई दोनों बिल्कुल एक्चुअल है, जेन्युइन है। और तीसरा, जो भी आप कंप्लायंस कर रहे हैं, जो भी अपनी 3B फाइल करते हैं, अपने जो भी आप कंप्लायंसेस कर रहे हैं, फाइलिंग्स करते हैं डिपार्टमेंट को, उनका इनवॉइस वाइज एनेक्सर्स आपके पास होने चाहिए, आपके इनपुट क्रेडिट का, आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी का, आपके क्रेडिट नोट्स, उन सब की आपके पास एक्सेल में प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को लेके आप चलें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आज की वीडियो अगर आपको लगा कि बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको शेयर कीजिए अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ, ताकि ये बेनिफिट हम सब कलेक्टिवली ले पाएँ। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट में जिससे बिज़नेस को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।